हमेशा आपको मेनलाइन वायरिंग और इन्वर्टर वायरिंग करते वक्त बहुत सारे नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपका इन्वर्टर का मशीन ना जले और आपके घर में कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। एसी हो गया, गीजर हो गया या फिर कोई भी पावर बोर्ड हो गया जिसको आपको वायरिंग करना है, उसके लिए आपको इन्वर्टर वायरिंग करना है, क्या आपको लूपिंग वायरिंग करना है, क्या आपको डायरेक्ट वायरिंग करना है। मैं आज ऐसे छोटे छोटे टिप आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज एक न्यू वीडियो में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे हाउस वायरिंग के ऊपर एक एनिमेशन वीडियो, जिससे आप अच्छी तरीके से हाउस वायरिंग को इजीली कर सके और समझ सके। मेन लाइन वायरिंग, इन्वर्टर वायरिंग, एसी वायरिंग, ऐसे बहुत सारे वायरिंग को आप अच्छी तरह से इजीली कर सके। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा हाउस वायरिंग के ऊपर। चाहे मेन लाइन वायरिंग हो, एसी वायरिंग हो, इन्वर्टर वायरिंग हो, सर्किट वायरिंग हो, कुछ भी वायरिंग हो, आप इजीली कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फंडामेंटल जरूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो पे चलते हैं। पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो इक्विपमेंट आप वायरिंग के लिए लाए हैं वो लोड के अनुसार सही है या नहीं। अगर आप हेवी अप्लायंसेस यूज करेंगे उसके लिए आपको सही रेटिंग का, सही एम्पेयर का चूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको हेवी अप्लायंसेस के लिए ज्यादा mm का वायर, ज्यादा एम्पेयर का सॉकेट, ज्यादा एम्पेयर का एमसीबी का यूज करना पड़ेगा। अगर आपका घर का लोड ज्यादा है, जैसे कि आप एसी चला रहे हैं, कोई मोटर, गीजर, रेफ्रिजरेटर या फिर कोई इंडक्टिव लोड चला रहे हैं, तो आपको वो जो वायर का क्वालिटी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और वायर का गैस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब हेवी लोड आप चला रहे हैं तो आपका जो मीटर से आपका जो एमसीबी बॉक्स तक का जो वायर लगेगा वो लगभग 4 mm या फिर 6 mm या फिर उससे ज्यादा mm का वायर को आप लगा सकते हैं। आप ये मेक श्योर करिए कि आप जो भी वायर का यूज करते हैं वो कपर का होना चाहिए, जैसे कि आपका वायर जले ना। कपर का वायर जल्दी जलेगा नहीं और ज्यादा हीट भी नहीं होगा, लेकिन आपका एल्युमिनियम वायर जल्दी हीट हो जाएगा और जलने की बहुत ही चांसेस रहेगा। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि मेनलाइन फेज एक अलग फेज है और आपका इन्वर्टर फेज एक अलग फेज है। जो कि बैटरी में चलता है वो है इन्वर्टर का फेज और जो आपका घर के लाइन के आता है मीटर से वो है आपका मेनलाइन फेज। आपको हमेशा याद रखना है, उसको मत जोड़ना है, आपको अलग अलग फेज रखना है। जैसे कि आपके घर में 2 बल्ब है और आपको इन्वर्टर में एक बल्ब जलाना है और आपको जो मेन लाइन है, मेन लाइन फेज है, उसमें एक बल्ब जलाना है। जब भी हम इन्वर्टर फेज का वायरिंग करते हैं वो पावर बोर्ड पे हम नहीं देते हैं, जहाँ पे हमारा एसी, मोटर, रेफ्रिजरेटर या फिर गीजर चलता है, जहाँ पे हमारा सिर्फ एक लाइट जलेगा, जैसे कि हमारा एक फैन चलेगा, टीवी चलेगा या फिर कोई कंप्यूटर चलाएंगे, उसी की जगह पे हम इन्वर्टर का यूज ले सकते हैं। कोई पावर बोर्ड पे हम इसका यूज नहीं लेंगे। पावर बोर्ड में हम इन्वर्टर का वायरिंग करने से हमारा इन्वर्टर जल सकता है, इसीलिए आपको याद रहे कि जब भी हम वायरिंग करेंगे हम लाइट लोड के लिए इसका यूज करेंगे, ना कि पावर बोर्ड के लिए आपका इसका यूज करेंगे। पावर बोर्ड में इसको लगाएंगे तो हमारा इन्वर्टर बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। एमसीबी बॉक्स से हम स्प्लिट करके अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कोई भी शॉर्ट सर्किट हो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और वायर पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। अभी हम एमसीबी बॉक्स से रूम के लिए जो मेनलाइन फेज और न्यूट्रल को लेंगे वो हमारा लोड के अनुसार 2.5 mm या फिर उससे ज्यादा का ले सकते हैं। उसी तरह हम इन्वर्टर के लिए 1.5 mm का वायर और अर्थिंग के लिए 1 mm का वायर को हम यूज में लेंगे। एसी की वायरिंग के लिए हम मेनलाइन फेज से लूपिंग ना करके हम डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से कनेक्शन करेंगे। एसी में जो वायर लगेगा वो एसी के लोड के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने लोड का है। अगर एसी का लोड 1 टन है तो हम 2.5 mm वायर का यूज करेंगे। अगर एसी का लोड 2 टन है तो हम 4 mm वायर का यूज करेंगे। एमसीबी बॉक्स में हमारा आइसोलेटर, आरसीसीबी और एमसीबी लिया गया है। आइसोलेटर को हम इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि कोई ओवरलोड हो गया वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा और हम इसको ऑन ऑफ स्विच की तरह भी यूज कर सकते हैं। आरसीसीबी का यूज हम इसीलिए करते हैं, कोई भी शॉक लगे, घर में किसी को भी शॉक लगे वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा, वो शॉक प्रूफ होता है, जैसे कि हमारा अंदर कोई भी करंट फ्लो होगा वो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। और एमसीबी को हम स्प्लिट करके घर में, जैसे कि रूम 1 हो गया, रूम 2 हो गया, एसी हो गया, उसी तरह स्प्लिट करके हम लगाए हैं और इन्वर्टर के कुछ पॉइंट भी उसमें दिए हैं। तो चलिए हम उसको पूरी तरह से देखते हैं। मैं यहाँ पे आइसोलेटर और आरसीसीबी को 63 एम्पीयर का लिया हूँ
हूँ। आप चाहे तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं या फिर आपका लोड के अनुसार चयन कर सकते हैं। मेनलाइन फेज या फिर पावर बोर्ड के लिए मैं जो एमसीबी का यूज़ किया हूँ वो 10 से 25 एम्पेयर तक का लिया हूँ और जो इन्वर्टर के लिए एमसीबी लिया हूँ वो 6 से 16 एम्पेयर तक का लिया हूँ। आप लोड के अनुसार आपका एमसीबी का चयन कर सकते हैं। एसी के लिए जो एमसीबी आप लगाएंगे, अगर आप 1 टन एसी का यूज़ करते हैं तो 20 एम्पेयर का एमसीबी आप लगा सकते हैं। अगर आप 1.5 टन का एसी का यूज़ करते हैं तो 25 एम्पेयर का एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 टन का एसी का यूज़ करते हैं तो 30 एम्पेयर का एमसीबी का आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसी एनिमेशन में देखेंगे 2 बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम और इन्वर्टर का वायरिंग को कैसे हम करें वो इस एनिमेशन के थ्रू हम देखेंगे। एनर्जी मीटर के आउटपुट से हम डायरेक्ट जो फेज न्यूट्रल निकलेगा उसको हम आइसोलेटर के इनपुट में लगा लेंगे। उसके बाद आइसोलेटर के आउटपुट से जो फेज न्यूट्रल निकलेगा उसको हम आरसीसीबी के इनपुट में लगा लेंगे। आरसीसीबी के आउटपुट से जो न्यूट्रल निकलेगा उसको हम एमसीबी बॉक्स में जो न्यूट्रल बार है उसमें लगा देंगे। जो भी न्यूट्रल जाएगा उसी में से रूम 1, रूम 2 या फिर एसी के लिए उसी में से न्यूट्रल जाएगा। फिर आरसीसीबी के जो फेज वायर है उसको लेके जो हमारा मेनलाइन के लिए या फिर एसी के लिए जो एमसीबी लगाया गया था उसको सारे लूप कर देंगे, इनपुट में लूप कर देंगे। अभी हम इन्वर्टर फेज को लाएंगे। उसके लिए आपको बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्शन करना पड़ेगा, जो कि प्लस माइनस होता है, उसको देख के आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद इन्वर्टर के पीछे एक सॉकेट होता है, उसको राइट साइड में फेज करंट देता है, वो उसी फेज करंट को हम एमसीबी में आके लगा लेंगे। इन्वर्टर में सिर्फ एक ही वायर निकलता है, वो है फेज करंट। उसका न्यूट्रल करंट को हम यूज में नहीं लेते हैं। जो इन्वर्टर का फेज आया था वो इस 3 इन्वर्टर के एमसीबी में लगा लेंगे, जो कि हमारा कम एम्पेयर का एमसीबी लगा हुआ है। पहले हम रूम 1 का वायरिंग करेंगे। उसके लिए हमको न्यूट्रल, मेनलाइन फेज, इन्वर्टर फेज और अर्थिंग की जरूरत होगी। पहले हम न्यूट्रल को अच्छी तरह से लगा लेंगे, जैसे कि आपको समझने में इजी होगा। पहले हम न्यूट्रल को सारे सॉकेट में लगा देंगे और लाइट को और फैन को भी न्यूट्रल दे देंगे और इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे देंगे। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एसी के लिए न्यूट्रल और फेज को कभी भी लूपिंग ना कीजिए मेनलाइन बोर्ड या फिर लाइटिंग बोर्ड से। आपको एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज को लाना चाहिए एसी के लिए, क्योंकि एसी का लोड ज्यादा होता है। उसके लिए आप लूपिंग करेंगे तो वो वायर जल जाएगा। उसके बाद जो हमारा एसी पॉइंट है उसमें हम न्यूट्रल को दे देंगे और जो हमारा मेनलाइन फेज है और इंडिकेटर में दे देंगे, और हमारा जो स्विच में जो कंट्रोल करेंगे जो सॉकेट वगैरह उसको हम मेनलाइन फेज दे देंगे। उसके बाद एसी के लिए हम एक फेज लाएंगे जो हमारा एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट आता है। हम चाहते हैं कि करंट जाने पर बल्ब और फैन चलता रहे, इसके लिए हमको इन्वर्टर फेज का यूज करना पड़ेगा और हम एक सॉकेट को यूज में लेंगे, जैसे कि हम मोबाइल चार्ज वगैरह कर सके। अभी हम रेगुलेटर के थ्रू फैन को कनेक्शन कर देंगे, उसी तरह बॉल को भी कनेक्शन कर देंगे, जैसे कि हमारा करंट जाने पर भी हमारा फैन और बॉल चलता रहे। उसके बाद एसी के लिए जो न्यूट्रल और फेज को लिए थे उसके सॉकेट में दे देंगे। उसके बाद पूरे रूम 1 में अर्थिंग लगा देंगे। अर्थिंग लगाने का तरीका यह है, आपके बोर्ड में जितने सॉकेट हैं उसमें आप अर्थिंग लगा देंगे। ऊपर के पिन में आपको अर्थिंग लगाना है। उसके बाद आपका जो भी आयरन बॉडी या फिर मेटल बॉडी के इक्विपमेंट है उसके आपको अर्थिंग दे देना है। उसके बाद हम बाथरूम का वायरिंग करेंगे। बाथरूम में हम एक गीजर लिए हैं और एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिए हैं। एमसी बॉक्स में जो न्यूट्रल बार है, जहाँ पे हम रूम 1 के लिए जो न्यूट्रल लिए थे उसी न्यूट्रल बार से हम बाथरूम के लिए न्यूट्रल लेंगे और न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। मैं रूम 1 के लिए जो मेनलाइन फेज लिया था उसी से लूपिंग करके बाथरूम के लिए ले आया हूँ। आप अगर चाहे तो बाथरूम के लिए अलग से एमसीबी लगा सकते हैं। बाथरूम में एक सॉकेट और एक गीजर को हम मेनलाइन फेज में कनेक्शन दे देंगे और एक जो बल्ब है उसको हम इन्वर्टर में कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद बाथरूम को भी हम अर्थिंग दे देंगे। फिर हम रूम 2 के लिए उसी तरह न्यूट्रल को पहले दे देंगे न्यूट्रल बार से और सारे इक्विपमेंट को हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे। फिर हम रूम 1 की तरह जिस सॉकेट में और जिस इंडिकेटर वगैरह वगैरह में जिसको हम मेनलाइन फेज चाहिए उसको हम मेनलाइन फेज दे देंगे। फिर आप इन्वर्टर का वायर लेके जिस भी जगह लाइटिंग लोड चाहिए वहां पे दे देंगे, जैसे कि बॉल हो गया, फैन हो गया, उस पे दे देंगे। यहाँ पे हमने एसी के लिए लूपिंग कनेक्शन कर दिए हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना एसी के लिए कभी भी लूपिंग कनेक्शन मत करिए और आप डायरेक्ट एमसीबी बॉक्स से वायर को लीजिए। एसी के लिए कभी भी आप एसी के लिए लूपिंग मत कीजिए। ज्यादातर घर में आग लगने के बजाय यही होते हैं और शॉर्ट सर्किट भी होता है। वायर बचाने के चक्कर में हम लूपिंग कर देते हैं, लेकिन इसी वजह से वायर गर्म होके आग तुरंत ही पकड़ लेता है। इसीलिए मैं हमेशा कहूंगा कि आप कभी भी एसी के लिए लूपिंग मत कीजिए
ज्यादा वायर लगेगा तो हम डायरेक्ट एमसी बॉक्स से लीजिए। रूम 1 की तरह हम रूम 2 में भी अर्थिंग को ऐसे लगा देंगे। उसके बाद हम रूम 2 से डायरेक्ट किचन को लूपिंग करके ले आएंगे। आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे कितना लोड है, उसी तरह आप लूपिंग कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लोड आ गया है वहाँ पे लूपिंग ना करके आप डायरेक्ट एमसी बॉक्स से लोड लाइए, क्योंकि ज्यादा लोड होने पर वो वायर गर्म होके आग लगेगा। इसीलिए आपको ज्यादातर देखना पड़ेगा कि कितना कहाँ पे लोड है। अगर लोड कम है तो आप लूपिंग कर सकते हैं, अगर लोड ज्यादा है तो आप डायरेक्ट एमसी बॉक्स में यूज कीजिए। में भी हम न्यूट्रल और फेस को इस तरह से लगा देंगे और हमारा इन्वर्टर को भी एक फेस और एक न्यूट्रल दे देंगे, जैसे कि हमारा इन्वर्टर के थ्रू हमारा बैटरी चार्ज होता रहता है। उसी तरह आप किचन में भी इन्वर्टर का और अर्थिंग का कनेक्शन कर दीजिए और हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जैसे कि हमको अगले वीडियो के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हमको कमेंट जरूर कीजिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सेफ्टी रहिए।